हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब किसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है अशोक स्तंभ। तो बच्चों, आपने अशोक स्तंभ के बारे में पहले भी सुना ही होगा। तो सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं, फिर आगे पाठ को पढ़ेंगे। प्राचीन स्मारक हमारी संस्कृति धरोहर के अंग हैं। प्राचीन स्मारक यानी कि जो हमें प्राचीनता, पुराने समय की याद दिलाते हैं, ऐसे स्मारक हमारी संस्कृति की धरोहर के क्या हैं? अंग हैं। विविधता में एकता की झलक अपने अंत में समेटे संस्कृति और इतिहास के इन अमूल्य स्मृति चिन्हों और श्रेष्ठ कलाकृतियों के सहारे इतिहास पढ़ा जा सकता है और लिखा जा सकता है। ये वीरान खंडहर आज भी हमारे अतीत की कहानी सुना रहे हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। कहानी के माध्यम से हम जानते हैं अशोक स्तंभ के बारे में। गुरुजी कक्षा में आकर बोले, सबसे पहले हम लोग सारनाथ के विषय में पढ़ेंगे। सारनाथ वाराणसी से 4 मील उत्तर की दिशा में स्थित है। यह बौद्धों का पवित्र तीर्थ स्थान है। बच्चों, जैसे तीर्थ स्थान होते हैं, जहाँ तीर्थ होते हैं हमारे, तो उसको क्या कहते हैं? तीर्थ स्थान। तो बौद्धों का कौन सा है? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन यहीं किया था। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है गुरुजी? पंकज ने उठकर पूछा। गुरुजी ने बताया, गौतम बुद्ध, जिनका नाम तब सिद्धार्थ था, अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़कर ज्ञान की खोज में घर से निकल पड़े थे। उनके 5 शिष्य बने। वे पांचों भी उनके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को गलत समझकर उन्हें बोध गया में अकेला छोड़कर भाग गए। फिर तपस्या आदि के बाद जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, तब उन्होंने सबसे पहले उन्हीं 5 शिष्यों को सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म की यह एक महान घटना थी। उसे ही बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, आपने जाना धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को क्या किया? उपदेश दिया, उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। गुरुजी ने आगे बताया कि मौर्य सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, अनुयायी यानी कि अनुकरण करने वाला शिष्य बना, तो उसने सारनाथ में कई स्मारक बनवाए। इनमें सबसे प्रमुख है अशोक स्तंभ। इस स्तंभ का शीर्ष भाग 4 सिंहों से युक्त है। सिंह यानी कि शेर। चारों शेरों के मुख एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, किंतु पीठ आपस में इस तरह सटी है जैसे एक ही हो। इस शीर्ष भाग की ऊंचाई 6 फुट से अधिक है। सिंहों के बीच में एक चक्र है जो धर्म चक्र है, जिसकी संख्या 24 है। सिंहों की मूंछ है, नेत्र, अयाल और खुले हुए मुख अस्वाभाविक होते हुए भी बड़े प्रभावशाली हैं। यहाँ तक कि सिंहों के पैरों के पंजे भी बने हुए हैं। अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग को किसी विद्वान ने उल्टा कमल का फूल कहा है, तो किसी ने फारस की घटा। 4 मुख वाला सिंह जिस आसन पर खड़ा है, उसके बीच में एक चक्र है। अश्व, मृग, सांड और हाथी की मूर्तियां खुदी हैं। बच्चों, अश्व यानी कि घोड़ा, मृग यानी कि हिरन, सांड यानी कि बैल और हाथी की मूर्तियां खुदी हुई हैं। सिंहों के मुखों में जहां अस्वाभाविकता और विचित्रता है, वहां इन मूर्तियों में स्वाभाविकता और सजीवता है। घोड़े की गति, सांड का बल, हिरन की चंचलता और हाथी की मांसलता की पत्थर में जिस सुंदरता से अभिव्यक्ति हुई है, वह प्रशंसनीय है। बच्चों, प्रशंसनीय यानी कि प्रशंसा करने योग्य। सिंहों के नेत्रों में पहले मणियां जड़ी हुई थी, किंतु अब मणियां नहीं है। इतिहासकारों ने सारनाथ की इस सिंह प्रतिमा की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी भूरी प्रशंसा करना यानी कि बढ़ चढ़ के उसकी बढ़ाई करना। उसकी क्या की है? बहुत अच्छी बढ़ाई करी है, उसकी प्रशंसा की है। वे इसे कला का उत्तम नमूना मानते हैं।
इस स्तंभ के सिंह जंगलों में रहने वाले साधारण सिंह नहीं हैं। इनमें उच्च भावनाओं की झलक मिलती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर का बना है और इसमें अत्यंत चमकदार पॉलिश की गई है। यह पॉलिश बाद की मूर्तिकला से हमेशा के लिए लुप्त हो गई यानी कि क्या हो गई? गायब हो गई। पंकज अभी तक शांत भाव से गुरुजी की बातें सुनता हुआ अचानक कुछ परेशान हो उठा। उसके माथे पर उलझन की रेखाएं देखकर गुरुजी ने पूछा, क्या बात है? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। पंकज ने अपनी जेब में से 1 रुपए का नया चमचमाता हुआ सिक्का निकाला और उसे गुरुजी की ओर बढ़ाते हुए बोला, क्या यही अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग पर बने सिंह का चित्र है? इसे ही क्या भारत सरकार ने अपने राज चिन्ह के रूप में अपनाया है? हाँ बेटे, तुमने ठीक समझा है। मुझे खुशी है कि तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहे हो। गुरुजी ने बात का सूत्र जोड़ते हुए बताया कि इस स्तंभ के निचले भाग पर ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक ने अपना लेख खुदवाया है। तो बच्चों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं देवनागरी लिपि, इसी की एक प्राचीन लिपि है जिसको कहा जाता है ब्राह्मी लिपि। तो इस लिपि में क्या है? उस स्तंभ पर लेख खुदवाया गया है। न केवल सारनाथ बल्कि सांची, दिल्ली, कौसाम्बी, लुम्बिनी, वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़ आदि स्थानों पर भी अशोक ने अपने स्तंभ बनवाए और उन पर लेख खुदवाए। ये स्तंभ नीचे से मोटे तथा ऊपर से पतले होते चले गए हैं। इनका भार 50 टन तथा लंबाई अधिकतम 50 फुट तक है। सारनाथ की प्रसिद्धि धर्म चक्र प्रवर्तन और सिंह शीर्ष वाले स्तंभ के लिए तो है ही, स्तूपों और विहारों के लिए भी है। यहाँ खुदाई में अनेक स्तूपों के खंडहर मिले हैं। सारनाथ का धर्म चक्र स्तूप गुप्त काल में बनवाया गया था। यह गुप्तकालीन कला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। इस पर चित्रों और मूर्तियों के अतिरिक्त सुंदर लताएं भी बनी हुई हैं। बच्चों, लताएं यानी कि बेल। इसके अतिरिक्त रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां, स्वास्तिक के चिन्ह और लहरें लेता हुआ डंठल युक्त कमल भी अंकित है। इस शिल्पकारी को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। बच्चों, चित्त प्रसन्न होना यानी मन खुश हो जाता है। यह स्तूप पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। सारनाथ की प्रसिद्धि का कारण यहाँ मिली 2 मूर्तियां भी हैं। पहली कनिष्ठ के काल की एक विशाल बोधिसत्व प्रतिमा है और दूसरी गुप्त काल की एक सुंदर धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध मूर्ति केवल अपने सौंदर्य से हमें आकर्षित करती है, अपितु अपने बाहरी और भीतरी सुंदरता से हमारे मन में उल्लास भी जगाती है। बुद्ध के दोनों कंधे सुंदर रेशमी महीन वस्त्रों से ढके हैं। वे वस्त्र पैरों तक है। बुद्ध के माथे पर चारों ओर प्रभा मंडल है। प्रभा मंडल के दोनों ओर 2 देवी मूर्तियां हैं। तो बच्चों, प्रभा मंडल क्या है? जो सिर के चारों ओर बना क्या होता है? आभा मंडल होता है। उसको क्या कहते हैं? प्रभा मंडल। बुद्ध की प्रतिमा के चौकी के बीच में एक धर्म चक्र तथा उसके दोनों ओर 2 हिरण दिखाई देते हैं। मूर्ति के दोनों ओर 2 व्याल अपने माथे पर भारी पत्थर लिए हुए हैं। बच्चों, व्याल यानी कि क्या होते हैं? व्याल कहते हैं हम बाघ को। तो क्या है? 2 व्याल यानी 2 बाघ अपने माथे पर भारी पत्थर लिए हुए हैं। मूर्ति के बाईं ओर एक बालक तथा स्त्री की आकृति है। बुद्ध के चेहरे पर अनुपम शांति, गंभीरता, कांति और अलौकिक सौंदर्य है। जैसे ही गुरुजी की बात खत्म हुई, टन 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 छुट्टी का घंटा बज गया। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजकिशोर सिंह। इसमें उन्होंने हमारे देश के अशोक स्तंभ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान की हैं।
आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इन नवीन जानकारियों को ग्रहण किया होगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, कभी मौका मिले तो अशोक स्तंभ देखने जरूर जाइएगा, सारनाथ जरूर घूमिएगा और अभ्यास भी जरूर कीजिए।